हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने पूरा का पूरा जो है राकेश गोस्वामी जी की जो रिवीजन बुक है, हमने पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल पर अपने अपलोड कर दिया है। आप लोग नहीं देखे हों तो जाइए, आप वहाँ पर विजिट कीजिए और देखिए। और इस समय जो हम चल रहा है वो आपका राशि रस्तोगी के बुक से चल रहा है। आज हम पहुँचे हैं कला संयोजन के सिद्धांत पर पहुँचे हैं। और आज हम कहाँ तक कवर करेंगे ये हम आप सभी लोग साथ ही साथ कवर करते, देखते, सोचते, समझते, चिंतन मनन करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए तो हम ज़्यादा समय को ना लेते हुए सीधे हम पॉइंट पर आते हैं। देखिए, चित्र संयोजन के सिद्धांत में क्या है। जब कलाकार चित्र के तत्व, रेखा, रूप, रंग, तान आदि को सुनियोजित व कलात्मक रूप से प्रयोग करके अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति चित्र के रूप में करता है तो वह संयोजन कहलाता है। क्या सब मिलाकर ये जानिए कि रंग, रूप, रेखा, तान इस सब का जब प्रयोग एक उचित ढंग से एक किसी कृत में किया जाता है तो वही आपका संयोजन कहलाता है। जैसे मान लो आपका एक कमरा है और उसमें आप फ्रिज, कूलर, पंखा, बेड, कुर्सी, टेबल, कॉपी, किताब ये सब अगर आप इकट्ठे रख देते हो तो वही आपका स्टोर रूम कहलाता है, जिसे कूड़ादान कह सकते हो। लेकिन उसी को जब हम संयोजित ढंग से एक किनारे मेज रख देते हैं, मेज पर कुर्सी रख देते हैं, कूलर एक जगह सेट कर देते हैं, बेड और अच्छे से लगा कर उस पर बिस्तर उस्तर लगा के एकदम सेट कर देते हैं, तो वही हमारा एक कमरा कहलाता है जो पूरा संयोजित किया जाता है, उसको चीज़ों को उसमें एडजस्ट किया जाता है। बस ठीक वही चीज़ आपका है। जब आप जो है देखिए वो बनाएंगे पेंटिंग तो उसमें रंग पोत अलंकरण करेंगे, उसे कहाँ छाया प्रकाश देना, कहाँ क्या, वही चीज़ आपका संयोजन जो हमने कमरा का उदाहरण दिया, इससे बेटर कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब चलो संयोजन को प्रभावी बनाने के लिए चित्रकला के तत्वों का प्रयोग संयोजन के सिद्धांत के आधार पर होता है। फिर देखिए, संयोजन को प्रभावी कैसे बनाया जाए या उसे सुंदर कैसे बनाया जाए, तो चित्रकला के तत्व, भाई तत्व आपके यही हैं, रंग, रूप, भेद, यही सब है ना। संयोजन सिद्धांतों के आधार पर, क्या संयोजन के सिद्धांत के आधार पर, और सिद्धांत क्या है ये 6 देखते हैं। ठीक है, संयोजन के 6 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। कौन कौन है? सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, लय और परफेक्ट। इसे देखो, ये एस है, हम इसे ट्रिपल एस कह सकते हैं, और ये पी है, हम इसे पी चाहे कह दो और चाहे यहाँ यल की जगह पी कर दो, यानी ट्रिपल एस और ट्रिपल पी। तो यहाँ जो लय है इसे पुनरावृत्त कर दो। ठीक है, पुनरावृत्त मतलब भी लय होता है। देखिए, ट्रिपल एस से सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, और पी से ट्रिपल पी से प्रभाविता, पुनरावृत्त या लय या परिपेक्ष। बस ये 6 आपके अंग है, ट्रिपल एस ट्रिपल पी। अब देखो सहयोग किसे कहते हैं। सहयोग का अर्थ है कि चित्र संयोजन में विभिन्न तत्वों के अनुभूत एकता, सामंजस्य तथा एक प्रकार का संबंध जो समस्त संयोजन को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। चित्र में विभिन्न तत्वों के तर्क संगत के संबंध में सहयोग कहलाते हैं। अब आप सिंपल सी बात मान सुनिए, सहयोग किसे कहते हैं। मैंने कहा भाई मेरा इस काम में आप सहयोग कर दो, मदद कर दो। ठीक है, तो आप उसमें मान लो हम क्या कर रहे हैं, मान लो हम अपने घर की सफाई कर रहे हैं और मैं कह दिया भैया आप सहयोग कर दो, तो आप कैसे सहयोग करोगे? या तो आप भी झाड़ू लेकर हमारे साथ जो है सफाई करने लगोगे, या तो आप बोलोगे कि भैया आप ऊपर जो है साफ़ करो, मैं टेबल पकड़ता हूँ। तो यही चीज़ है ना, यही चीज़ इसमें कह रहा है कि सहयोग किसे कहते हैं। तो देखिए, चित्रकला में आप सहयोग कैसे करेंगे? अनुभूत एकता से, सामंजस्य कि आप रंगों से खेलेंगे, इन्हीं सब से खेलेंगे, तो वही चीज़ है। अब देखिए, सामंजस्य किसे कहते हैं। सामंजस्य चाहे चित्र हो चाहे जिंदगी हो, बहुत ज़रूरी है। देखिए, सामंजस्य कला सृजन का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्र के सभी तत्व जैसे आकृति, वर्ण, तान आदि एक दूसरे के साथ मेल खाते हुए प्रभावित हो या
चित्र के निरर्थक विकर्ण तत्व ना आए। बहुत बढ़िया। सामंजस्य वह है जैसे पति पत्नी के बीच कुछ गलत फहमी लेकर जो है गलत फहमी आ जाते हैं, तो उसमें सामंजस्य बनाना पड़ता है, दो बात उनको सुनाना पड़ता है सभी को, फैमिली में हर जगह। तो ऐसे इसमें संयोजन में सिद्धांत क्या है कि सामंजस्य बनाना पड़ता है। बिल्कुल, आप कहाँ लाल लगाएंगे, कहाँ पीला, पता लगा आपकी आकृति है इतनी बड़ी और आपको लाल यहीं इतना भर दिए, इतना भर दिए, तो ये थोड़ी होगा। आपको पूरे में जहाँ जहाँ जिसकी आवश्यकता होगी वहाँ वहाँ आपको करना होगा। तो यही आपका सामंजस्य है कि किस किनारे क्या रखना है, कहाँ क्या रखना है, अगर पत्ती बनेगा किस कलर का बनेगा, फूल बनेगा किस कलर का बनेगा, पृष्ठभूमि किस कलर की रहेगी और कितना फूल इसमें बनाया जाए कि पृष्ठभूमि को पूरी कवर कर ले या वो जो है प्रभाविता के उसमें लक्षण आ जाए। यही सब चीज़ जो है सामंजस्य के अंतर्गत आता है। अब हम संतुलन देखते हैं। संतुलन एक ऐसा सिद्धांत है जिसके माध्यम से चित्र में विरोधी तत्वों को अव्यवस्थित किया जाता है। संतुलन के अंतर्गत चित्र रेखा, रूप, रंग सभी को इस प्रकार, ठीक है, देखिए, सभी को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि कोई भी तत्व अनावश्यक भार युक्त प्रतीत ना हो। यदि ऐसा हुआ तो चित्र असंतुलित हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब आप ये देखिए एग्जाम्पल, मान लो इतना बड़ा हम पृष्ठभूमि ले लिए, यहीं पर हम पेड़ बना दिए, ठीक है, उसके बाद ये सब धरातल इतना हो गया, तो बताओ ये चित्र क्या संयोजन है? नहीं है। क्या इस चित्र में जो है संतुलन है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? इधर देखो भार ज़्यादा, इधर खाली है, लेकिन यहीं जैसे हम एक सूर्य बना देंगे, अब देखो पूरा संतुलन, आपका चित्र संतुलित हो गया। यही चीज़ कहते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। यदि कलाकार चित्र में एक भाग में कुछ रूपाकृतियाँ अंकित करता है और अंतराल का दूसरा भाग रिक्त छोड़ देता है तो यह गलत होगा। बिल्कुल मैंने ही बताया। ये क्या करा है कि यदि कलाकार एक भाग में कुछ रूपाकृतियाँ अंकित करता है, यानी एक भाग में कुछ बनाता है, दूसरा भाग रिक्त छोड़ देता है, तो गलत होगा। यही मैंने बताया ना कि यहाँ हमने पेड़ बनाया, यहाँ हमने छोड़ दिया, तो ये गलत हो गया। लेकिन यहीं जब हम भी कुछ बना देंगे तो ये संतुलित हो जाएगा। आगे देखिए, क्योंकि इसमें अंतराल के उस भाग का भार बहुत बढ़ गया, यहाँ भार बहुत बढ़ गया, यहाँ कुछ भी नहीं था, जिससे रूपों की रचना हुई है, और इसके विपरीत अंतराल का रिक्त भाग शून्य लगेगा। तो यहाँ तो भैया शून्य हो गया था ना जब मैं सूर्य नहीं बनाया था। इसे सही करने के लिए अंतराल के रिक्त भाग में, यानी कि इस साइड, कुछ निर्माण करना चाहिए। तो हमने यहाँ सूर्य बना दिया, तभी चित्र संतुलित होगा। देखा, एक ही पैराग्राफ पे आपका सब कुछ आ गया। ये यही इतना कह रहा था, इतना हमने एक ही चित्र में आपको बता दिया ना कि अगर चित्र बना रहे हो पूरे में, तो अगर एक साइड बना दोगे तो इस साइड खाली रहेगा, तो एकदम लगेगा इधर भार ज़्यादा, इधर पूरा खाली है। लेकिन यहाँ भी कुछ बना दोगे तो पूरा संतुलित हो जाएगा, भार आपका जो है बराबर आ जाएगा। बस, कितना बड़ा पचरा लिखा है यही सब, ठीक है ना। चलिए, वीडियो कभी कभी ब्लर करने लगता। देखिए, इसके अतिरिक्त यदि रूप को चित्र के केंद्र में बना दिया जाए, यदि रूप को चित्र के केंद्र में, चलो फिर मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए धरातल है, क्या करा, इसके अतिरिक्त यदि रूप को चित्र के केंद्र में बना दिया जाए, केंद्र मतलब बीच में बना दिया जाए, तो यह अनुचित होगा, क्योंकि चारों ओर से समान दबाव पड़ेगा। देखो इधर भी इतना खाली, इधर इधर तो दबाव सा पड़ रहा है ना बीच में, देखो पड़ेगा, जिससे हमारी आंखें अतिशीघ्र थक जाएंगी। अरे भैया इतना बड़ा कैनवास में बिंदी है तो अच्छा लागत बा ना, अच्छा लागत बा, थक जात बा, कितना देर देखबा। अतः रूप को केंद्र से कुछ हटकर बनाना चाहिए। बहुत सही। ये कह रहा है कि बीच बिचाला से थोड़ा हट कर यह साइड चित्र बनाओ। इस प्रकार रंग को भी संतुलित के आधार पर ही लगाना चाहिए, संतुलन के आधार पर ही लगाना चाहिए। गहरे रंगों को छोटे भाग में और हल्के रंग को बड़े भाग में लगाना चाहिए, क्योंकि गहरा अथवा उष्ण रंग अधिक भार होता है, हल्का रंग शीतल का भाव होता है, और इस प्रकार संतुलित बड़ा सहायक होता है। बहुत बढ़िया। देखिए मान लो हम यहाँ पर चित्र बना दिए पेड़ का, ठीक है,
तो ये जो चित्र बनेगा ये डार्क बनेगा, गाढ़ा रंग बनेगा, लेकिन जो इसकी पृष्ठभूमि बनेगी वो हल्की बनेगी। जैसे देखो जब लैंडस्केप बनाया जाता है तो आसमान हल्का नीला होता है, हल्के रंग से बनाया जाता है, लेकिन वहीं जब पेड़ ओड़ की पत्ती रहती है गाढ़ा रंग होता है। बस आपको सब पता हो गया, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं, प्रभाविता किसे कहते हैं। चीज़ों को अपने अनुसार लीजिए, एकदम नंबर 1 का आएगा। अब देखो प्रभाविता किसे कहते हैं। प्रभाविता माने किसी को इम्प्रेस करना, जो चित्तों का इम्प्रेस कर। देखा, आप जब देखते हो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को भी देखते हो, तो जैसे आप किसी का आपको फेस अच्छा लगता है, किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा लगता है, कोई वृक्ष का फूल अच्छा लगता है, कोई वृक्ष के तने, किसी की पत्तियां अच्छी लगती है, वही चीज़। देखो, किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना, बहुत अच्छा। मैंने क्या कहा कि जो आपको आकर्षित करे। क्या, मान लो ये एक ही उदाहरण से अभी हम 3-4 उदाहरण देंगे। देखो, मान लो ये यहाँ पर एक डांसर है, डांस कर रहा है, बाकी पीछे पीछे बहुत लोग डांस कर रहे हैं, करते हैं ना, तो हमारी आंखें सिर्फ हीरो हीरोइन पर ज़्यादा जाती है, पीछे वाले पर नहीं जाती। 1-2 सेकंड जाएगी लेकिन हीरो हीरोइन पर रहती है। क्यों? क्योंकि वही आपको प्रभावित कर रहा है। हाँ, वही आपको आकर्षित कर रहा है। यही ये कह रहा है कि किसी एक आकृति व अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता, तो हम लोग हीरो हीरोइन को ही प्रमुखता देते हैं, पीछे पता नहीं कितने लड़की लड़कियां नाचते रहते हैं। सब ये जान लो जौन चीज तुका अच्छा लागा है वह प्रभाविता हुआ। बस अब देखिए, प्रभाविता उस सिद्धांत को कहते हैं जिसके दर्शक की दृष्टि सर्वप्रथम मुख्य आकर्षण के केंद्र पर पहुंच जाती है, तत्पश्चात अन्य आकृतियों में विचरण कर संपूर्ण चित्र को रसास्वादन करती है। प्राचीन भारतीय रस चित्रों के इस सिद्धांत में बहुत सुंदरतापूर्वक उपयोग किया गया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अजंता की पद्मपाणि, बोधिसत्व, मार विजय और राहुल समर्पण के चित्रों में देखने को मिलता है। जो मैंने बताया ना वही ये कह रहा है। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि दर्शक की दृष्टि, मतलब हम लोगों की दृष्टि सर्वप्रथम सबसे पहले आकर्षण के केंद्र पर पहुंचती है, मतलब जो मूल चीज होती है उस पर पहुंचती। फिर उसके बाद देखो तत्पश्चात, मतलब उसके बाद आकृति पर विचरण कर संपूर्ण चित्र का रसास्वादन करती है। बिल्कुल। अब हम आपको जो है उदाहरण के लिए चलो कुछ दिखा देते हैं। मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, क्योंकि जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक आप समझोगे नहीं। ये देखो, अब इसी में आप पूरा सब कुछ समझ जाओगे। आप देख रहे हो, आपने क्या देखा बताइए, आपने क्या देखा? आपने इस बर्तन के वृक्ष को देखा जो सुबोध गुप्ता ने बनाया है, ठीक है। लेकिन इसको देखने के बाद आपको ये पेड़ की पत्तियां दिख रही हैं, यहाँ पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ पेड़ पत्तियां दिख रही हैं, यहाँ पेड़ है, यहाँ पेड़ है, यहाँ पृष्ठभूमि है। लेकिन सबसे पहले आपने क्या देखा? सबसे पहले आपने इस वृक्ष को देखा जो बर्तनों का बना हुआ है। फिर इसके बाद आप छाया और पीछे का देखें। यही चीज़ ये कह रहा है कि मुख्य चीज़ आपका यही है, और ये जो पीछे है ये आपको रस दे रहा है। बिल्कुल, ये आपको अच्छा लगने के लिए बनाया गया है, लेकिन मुख्य पृष्ठ आपकी यही है। देख लिया? अब इसे हम हटा देते हैं। चलिए अब देखो हम लय किसे कहते हैं। लय सामंजस्यपूर्ण आयोजों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को लय कहते हैं। अभी हमने यहाँ पर क्या बताया था? SSS P, संतुलन, सामंजस्य, सहयोग। P से प्रभाविता, P से पुनरावृत्त, P से परपेक्ष। तो हमने यहाँ P से परपेक्ष में बताया था पुनरावृत्त, यह है पुनरावृत्त। तो किसी भी चीज़ में जब पुनरावृत्त, अब आप सिंपल सी बात देखो, जब हम लोग बचपन में किसी छोटे बच्चे को पाते थे, पकड़ कर उसका हाथ गोल गोल घुमा के तो छोड़ देते थे ये ज़मीन पर, तो वो बच्चा चकरिया जाता था, भद्द से गिर पड़ता था। हम लोग भी, हमारे चाचा वाचा करते थे। क्यों गिर जाता था? क्योंकि यहाँ एक वेग लगा हुआ है, यहाँ तेज़ी से पुनरावृत्त हो रही है, उसके बाद वो साधारण अवस्था में जा रहा है, इसलिए वो गिर पड़ रहा है, उसका मस्तिष्क चकरा रहा है। बस यही आपका पुनरावृत्त। तो जहाँ पुनरावृत्त होगा वहाँ लय होगा। बस सिंपल सी पढ़ लो। अब चलो इसको देख लेते, फॉर्मेलिटी अदा कर लेते हैं। सामंजस्यपूर्ण अवयव की पुनरावृत्ति से
उत्पन्न निरंतरता को लय कहते हैं। क्या? पुनरावृत्त मतलब जो बार बार हो। लय का चित्रकला में विशेष महत्व है। भैया बहुत अच्छा मत पता लगा, इसे रीठी रीठी इसे रेखा बनाया नहीं, रेखा सर से बनाओ, देखा कितनी अच्छी रेखा लागत बा। देखिए लय का चित्रकला में विशेष महत्व है क्योंकि दर्शक की दृष्टि यदि एक ही दिशा में बढ़ती जाती है तो उससे निरसता उत्पन्न होती है, क्योंकि यदि उसे कलात्मकता लाते हेतु रूपों को ऊपर नीचे दाएं बाएं गतिशील में चित्रित किया जाता है तो वह सरस कलात्मक वातावरण क्रियान्वित होता है। यदि किसी चित्र में आकृति चित्रण क्षैतिज सरल रेखा से किया जाता है तो और दूसरे गति रेखा के माध्यम से दूसरा वाला चित्र आकर्षित करता है क्योंकि उसमें गति वक्र रेखा के माध्यम से लय की सृष्टि होती है। चलिए अब हम देख लेते हैं परिप्रेक्ष्य किसे कहते हैं। परिप्रेक्ष्य के माध्यम को द्वियामी धरातल पर वस्तुओं का त्रियामी रूप दिखाया जाता है। अब देखिए इसमें लंबाई चौड़ाई मान लो हो गई, तो इसी में जब हम चित्र बनाते हैं, चलो मैं फिर से आपको वही चीज़ दिखा दे रहा हूँ, वही चित्र आप उसी चित्र से अभी समझ जाएंगे। देखिए ये चित्र लंबाई हो गई चौड़ाई हो गई, ठीक है, इधर आओ कर लें। देखो ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, तो इसमें क्या कह रहा है कि ये लंबाई चौड़ाई दो ही आयाम है ना, लेकिन इसमें ये जो छाया पड़ रहा है ना, ये देखो छाया, इसी की वजह से लग रहा है कि ये जो है धरती पर है, यानी कि इसमें 3D इफेक्ट आ गया। कौन सा? 3D इफेक्ट आ गया। यही चीज़ अब हम पढ़ रहे हैं। देखो शब्दों में भाई समझना कितना मुश्किल होता है, उदाहरण से समझ लो बस। परिप्रेक्ष्य के माध्यम से द्वियामी धरातल, अभी हमने दिखा दिया ना लंबाई चौड़ाई। धरातल पर वस्तुओं का त्रियामी प्रभाव दर्शाया जाता है। इसके अंतर्गत निकटता और दूरी पर पास की वस्तुएं आकार में बड़ी होगी, वर्ण होगी, और दूर की वस्तुएं छोटी होंगी और धुंधली होंगी। बस फिर से ही एक बार देख लो। चलिए एक ही उदाहरण में आप पूरा समझ जाओ। देखो ये आपका नज़दीक है इसलिए ये बड़ा है, लेकिन ये पेड़ पीछे वाला आपका दूर है इसलिए धुंधला दिख रहा है और बहुत दूर दिख रहा है। ये यहाँ पर देखो पता नहीं कितना दूर का दृश्य है ना, पता नहीं कितना दूर का। तो जो नज़दीक की चीज़ें रहेंगी वो बड़ी दिखेंगी, जो दूर की चीज़ें रहेंगी वो छोटी छोटी दिखेंगी, धुंधली दिखेंगी। बस आप लोग मास्टर हो गएंगे। और अब देखिए बस अब हम इसी पे रुकते हैं, फिर महत्वपूर्ण बिंदु से आगे चलते हैं।